नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में। मैं हूं विश्व मोहन। सबसे पहले बात होगी आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों की। आईसीआईसीआई बैंक ने पहली तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजे जारी किए हैं। मुनाफे में 14.5% का उछाल देखने को मिला है। ब्याज से आय में भी 7% की बढ़त रही। नतीजों में क्या रहा खास, डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी गौरव जवलकर मौजूद है। गौरव, बताइए किस तरह के नतीजे रहे हैं? जी हाँ, तो आईसीआईसीआई बैंक के Q1 के नंबर हमारे पास आ चुके हैं और अगर हम नंबर्स की बात करें तो अनुमान से कई बेहतर नंबर्स हमें इस क्वार्टर में बैंक की तरफ से देखने को मिले। अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पे कहीं पे 17% का अपटिक देखने को मिला, बट इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो इसी के साथ साथ 29% से बढ़े है और इसी के चलते हुए नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 7% से बढ़ा है वाई बेसिस पे, जो कि इनलाइन नंबर्स था। इसके अलावा अगर हम बात करें प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो वहाँ पे 13% का ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि हमें कहीं पे ओपेक्स रेशियो जो है वो घटते हुए देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी है, वहाँ पे भी हमें एक अच्छा अपटिक देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 15% से बढ़ा है वाई बेसिस के, जो कि अनुमान से बेहतर नंबर हमें देखने को मिले थे। इसी के बाद अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की तो वहाँ पे एक 4 बिप्स का डिटोरिएशन देखने को मिला था, जो कि फिर से एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे था पहले से ही एनालिस्ट की तरफ से। इसी के बाद अगर हम बात करें एडवांसेस और डिपॉजिट्स की तो वहाँ पे भी एक अनुमान में ही नंबर्स देखने को मिले हैं। एडवांसेस जो है वहाँ पे हमें अच्छा खासा 15.7% का ग्रोथ देखने को मिला था और इसी के साथ अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो वहाँ पे भी 15% का ग्रोथ देखने को मिला। हालांकि Q1 जो होता है वो थोड़ा वीक होता है, बट इसके बावजूद बैंक जो है उसने डिपॉजिट्स में 1% का एक सीक्वेंशियल ग्रोथ दिखाया है और अगर हम पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो एक अच्छा नंबर हमें इस नंबर को मान सकते हैं। इसी के बाद बात करते हैं एसेट क्वालिटी की, तो वहाँ पे भी एक स्टेबल एसेट क्वालिटी हमें देखने को मिली थी। हालांकि प्रोविजन थोड़े बड़े हैं बट वो भी एक अनुमान के नंबर्स में ही है और इसी के साथ साथ ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस स्टेबल रहे हैं। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो वो भी कहीं पे इनलाइन ही बोल सकते हैं, जो कि 0.4 to 0.5% में एक्सपेक्टेड था। तो ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करें तो एक इनलाइन नंबर्स और अनुमान से थोड़े बेहतर नंबर्स हमें आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से देखने को मिले हैं। आगे जाके कमेंट्री जो रहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बैंक के लिए और इसी के साथ साथ एक नंबर्स पे भी हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी कि आगे जाके ये नंबर्स कैसे पैन आउट होते हैं। ओके, शुक्रिया गौरव पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि किस तरह के नतीजे रहे। तो नतीजे अगर आप ओवरऑल आप अगर देखें तो पॉजिटिव है, इनलाइन या अनुमान से थोड़े बेहतर है। अगर एनआईआई की बात करें तो ये भी इनलाइन थी अनुमान के मुताबिक। पीओपी और पैट जो हमारे अनुमान थे उस काफ़ी बेहतर थे और एनआईएम्स भी यहाँ पर इनलाइन दिख रहे हैं। अविनाश गोरक्षकर हैं हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ से। अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला वीकेंड पे। बताइए सर, आपको नतीजे आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे कैसे दिख रहे हैं? अविनाश जी, अविनाश जी, आवाज आ रही है आपको? आप या आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। मेरा सवाल ये था कि प्राइमा फेसी आपको ये नतीजे देख के कैसे लग रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के? शायद उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। हमारी टीम वापस से उन्हें जोड़ेगी और फिर हम उनसे सवाल करेंगे, लेकिन वापस से मैं एक बार आपको नतीजे बता देता हूं। अगर इंटरेस्ट इनकम देखें तो करीब 17% की ग्रोथ यहाँ पर दिखी है। एनआईआई 7% यहाँ पर बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर बात करें तो ये यहाँ पर हल्की नरमी दिखी है, 4.36%। हालांकि ये बाजार के अनुमान के मुताबिक ही थी। पीपीओपी की बात करें तो यहाँ पर 13% की ग्रोथ है। जो स्लो डाउन हुआ है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में, हायर अदर इनकम में, उसका असर यहाँ पर दिखा है। और प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ पर सिक्वेंशली थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है और पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें तो 15% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। और एसेट क्वालिटी को देखें तो बिल्कुल सपाट है। जीएनपीए 2.15% के आसपास और एनएनपीए यहाँ पर 0.43% के आसपास है। बिल्कुल जो पिछले क्वार्टर के आसपास ही ये नंबर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। अगली खबर ये है कि स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने विजय माल्या को भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट से 3 साल के लिए बैन कर दिया है। सेबी ने आदेश जारी कहा कि विजय माल्या 3 साल तक किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर सकेंगे। खबर की पूरी डिटेल्स लेकर मौजूद है हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा। अंकुर बताइए। अंकुर, आपको आवाज आ रही है?
कन्फर्मेटरी ऑर्डर पास किया है और यहाँ पर बोला गया है कि आप किसी भी तरीके से सिक्योरिटीज़ मार्केट में अगले 3 साल तक डील नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर में ये भी साफ किया गया है कि वो किसी लिस्टेड कंपनी से किसी भी तरीके से एसोसिएट भी नहीं हो सकते और साथ ही साथ उनके जो अकाउंट्स हैं इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड वो सारे फ्रोजन रहेंगे जब तक ये रिस्ट्रेन पीरियड रहता है। यहाँ पे जो एलिगेशंस है मार्केट रेगुलेटर के वो ये है कि उन्होंने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में हिस्सा लिया, साथ ही साथ ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया तरीका निकाला ताकि वो सिक्योरिटीज मार्केट यानी कि सेबी के जो लॉ हैं उसको फ्लाउट किया जाए। तो ये स्पेसिफिक एलिगेशन ये है कि एफआईआईज के जरिए ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया लेकिन उनको दिखाया गया नॉन प्रमोटर एंटिटीज के तहत। इसीलिए कई बार जब विजय माल्या को हियरिंग का भी मौका दिया गया, सेबी ने शो कॉज नोटिस भेजा तो वहां पर किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं आया और फाइनली अब ये कन्फर्मेटरी ऑर्डर सेबी ने पास कर दिया है। क्या अंकुर ये डिटेल्स लाने के लिए हमारे लिए, लेकिन चलिए एक और अहम खबर आपको बताएं कि सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। ईएमपीएस यानी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। ईएमपीएस योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक चलने वाली थी। इस योजना के लिए 778 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब ये स्कीम सितंबर तक जारी रहेगी। ईएमपीएस स्कीम का उद्देश्य पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने को बढ़ावा देना है। एक और खबर यह है कि अगर आपने इस साल नई कार खरीदी है या विदेश यात्रा की है या विदेश में पढ़ाई कर रहे बच्चे की फीस भरी है तो आप हर महीने मिलने वाली सैलरी को बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे, और ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अनुराग शाह हैं। अनुराग बताइए। सरकार ने जो बजट में ऐलान किया है उससे टीडीएस को टीसीएस से एडजस्ट किया जा सकता है, यानी अब आपकी जो मंथली सैलरी है आखिर में जो टीडीएस कट के आती है वो ज़्यादा आएगी अगर आपने कोई विदेश यात्रा की है या फिर 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ी खरीदी है या फिर विदेश में कोई रेमिटेंस किया है 7 लाख रुपए से ज़्यादा का, तो उसके लिए जो टीसीएस काटा गया है सेलर के द्वारा वो अगर रसीद आप अपने नियोक्ता एम्प्लॉयर को जमा कराएंगे तो वो आपका टीडीएस कम कटेगा और आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये प्रावधान बजट के अंदर किया गया है, तो उन लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ है जिन्होंने विदेश यात्रा की है और टीसीएस कटवाया है। तो टीसीएस जो भरा गया है उसे वापस लेने के लिए जो 15 से 18 महीने का इंतज़ार करना पड़ता था, उदाहरण के लिए अगर मैंने यात्रा की है विदेश यात्रा अप्रैल 2024 के अंदर, तो रिटर्न भरा जाएगा जुलाई 2025 में और रिफंड आएगा अक्टूबर नवंबर 2025 में। जो 12-18 महीने का अतिरिक्त वक्त लगता था आप ही के पैसा को वापस लेने का, तो वो अब आप शुरुआत में ही ले सकते हैं और टीडीएस के अगेंस्ट उसे एडजस्ट करके आपकी कुल महीने के अंत में जो मिलने वाली सैलरी है उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, शुक्रिया ये अहम जानकारी लाने के लिए अनुराग। एक और खबर यह है कि कर्नाटक सरकार ने सिनेमा और सांस्कृतिक कलाकारों को समर्थन देने के लिए फिल्म की टिकटों और ओवर द टॉप यानी ओटीटी सब्सक्रिप्शन पर सेस लागू करने का फैसला किया है। क्या है पूरी खबर, सुमिता करीर बता रही है। बताइए सुमिता। कर्नाटका ने सिने एंड कल्चरल एक्टिविस्ट बिल जो है वो पास कर दिया। ये जो बिल है ये 2% लेवी लेगा, 2% सेस लेगा जो रेवेन्यूज़ है टेलीविजन चैनल्स के, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के और मूवी थिएटर्स के। सो बेसिकली ये जो सेस है ये लगेगा सिनेमा की टिकट्स पे, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस पे, और जिसकी वजह से इंडस्ट्री में एक स्ट्रेस हो गया है। तो इंडस्ट्री बॉडीज़ जो हैं जैसे IAMAI हो गया या फिर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो गया और सिमिलर ऐसे जो मीडिया इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म्स है वो अप्रोच करेंगे नॉट जस्ट स्टेट गवर्नमेंट को बट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग को भी, बिकॉज इसकी वजह से जो 2% सेस की वजह से जो एडिशनल कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि ये वो पास ऑन कर दे कंज्यूमर्स को। सो इसलिए कंज्यूमर्स जैसे आप और मैं, हम लोगों के लिए, अगर हम कर्नाटका में रहते हैं तो हम लोगों के लिए जो ओवरऑल ये मूवी व्यू
OTT सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं ये महंगी हो जाएंगी। और ऑलरेडी कोविड पेंडेमिक के बाद जो है सिनेमा हॉल्स में फुटफॉल जो है वो अफेक्ट हुए हैं। OTTs में भी कंपटीशन के कारण उनके भी रेवेन्यूज अफेक्ट हुए हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि इससे जो है रेवेन्यू जनरेशन स्टेट के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होगा और ये जो है ये OTTs के स्केल अप प्लान्स को इम्पैक्ट कर सकता है और नियर टर्म रेवेन्यूज़ को इम्पैक्ट कर सकता है। बाकी एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि इसकी वजह से जो यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है जो GST के अंडर आता है वो डिस्ट्रप्ट हो जाएगा और एक अनइवन फील्ड हो जाएगा वेरियस फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए। इनफैक्ट इंडस्ट्री का ये भी कहना है कि ये अगर कर्नाटका ने पास किया है तो बाकी स्टेट्स भी ऐसे मेजर ले सकते हैं जिसकी वजह से उनके बिजनेसेस और भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो देखना ये होगा कि ये जो मीडिया इंडस्ट्री की बॉडीज़ हैं, इंडस्ट्री बॉडीज़ है, ये अपने रिप्रेजेंटेशंस कब लेके जाती हैं और अल्टीमेटली इसका क्या सोल्यूशन निकलता है। ओके, शुक्रिया सुनीता ये बताने के लिए। चलिए एक खबर आपको बता दें कि वीकेंड पर अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी फिल्में या वेब सीरीज आपके लिए ऑप्शन हो सकती है तो चलिए आपका काम आसान कर देते हैं। चलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत पांडे के पास जो बना रहे हैं आपके वीकेंड का फिल्मी प्लान। प्रशांत बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। स्वदेश पर हम बना रहे हैं आपका वीकेंड का फिल्मी प्लान। तो सबसे पहले बड़े पर्दे की बात करते हैं कि आखिर आपके लिए क्या ऑप्शन मौजूद है। तो सबसे धमाकेदार ऑप्शन है डेडपूल एंड वुल्वरीन। जी हाँ, इस फिल्म का काफ़ी इंतज़ार था और ये फिल्म ज़बरदस्त ओपनिंग के साथ अब बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा रही है। तो बात करते हैं कि आखिर ये फिल्म ऐसी क्या खासियत लिए हुए है जिसकी वजह से दर्शक खिंचे चले आ रहे हैं। जी हाँ, एक धमाकेदार एक्शन फिल्म तो है ही, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये फिल्म अपने कॉमेडी और एक्शन के कॉकटेल के साथ दर्शकों को पूरी तरह से एंगेज रखती है। जी हाँ, जिस तरह से लीड एक्टर्स ने काम किया है और ह्यूज जैकमैन की तरह से वापसी हुई है वो अपने आप में उनके फैंस के लिए ट्रीट है। बात करें अगर इस फिल्म को, तो इस फिल्म को E रेटिंग मिली हुई है और इसकी वजह से आप बच्चों को लेकर इस फिल्म को देखने मत जाइए क्योंकि इसकी लैंग्वेज और इसका कंटेंट जो है वो उनके लिए सुटेबल नहीं है। बात करें अगर हम बाकी पहलुओं की तो आप इसके एक्शन में एक खास तरह का टच देखेंगे और वो मैं एक स्पॉइलर की तरह रिवील नहीं कर सकता, इसलिए आपको वो बड़े पर्दे पर देखना होगा। यही नहीं, बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, बहुत सारे कैमियोज आपको नजर आएंगे और मिस मत कीजिएगा फिल्म का ओपनिंग और एंड क्रेडिट के बाद का सीन, यानी कि फिल्म खत्म होने के बाद भी अपनी सीट पर बने रहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें बड़े पर्दे पर ऑप्शन की तो धनुष की फिल्म रायन रिलीज हुई है। एक अलग तरह की एटमॉस्फेरिक का कह सकते हैं एक्शन फिल्म है जिसमें AR रहमान का म्यूजिक इस फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाता है और धनुष ने जबरदस्त काम किया है। तो ये साउथ की फिल्म है लेकिन हिंदी में भी रिलीज हुई है, तो आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। हिंदी की कोई बड़ी रिलीज इस हफ्ते नहीं है। अब बात करते हैं OTT की, तो नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं मिस्टर एंड मिसेस माही, अगर आपने बड़े पर्दे पर मिस कर दी है। सावी नाम की एक थ्रिलर फिल्म आई थी पिछले दिनों, वो भी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, ये भी आप देख सकते हैं। बात करें अगर Amazon प्राइम की तो चंदू चैंपियन आपको रेंट पर देखने को मिलेगी। 199 रुपए आप पे करके रेंट पे चंदू चैंपियन देख सकते हैं अगर आपने बड़े पर्दे पर मिस कर दी है। इसके अलावा बात करें अगर हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तो यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन है, सुपरनैचुरल थ्रिलर है और इस फिल्म का नाम है ब्लडी इश्क। तो ये वो तमाम ऑप्शन जो हमने आपके सामने रखे। आप बताइए कि इनमें से आपको क्या पसंद आए। ओके, शुक्रिया प्रशांत। अब लोगों पे छोड़ दीजिए कि उन्हें क्या पसंद आता है और देख लीजिए कि इस वीकेंड वो क्या एंजॉय करना चाहते हैं। चलिए इसी नोट पर लेते हैं ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नीति आयोग की एक अहम बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। उस बैठक के मुद्दे क्या थे, क्या कुछ हुआ उस बैठक में, सब बताएंगे ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज हुए नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 में विकसित भारत बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। नीति आयोग की बैठक पर पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश बताइए, काफ़ी कुछ गहमा गहमी रही, काफ़ी पॉलिटिकली भी काफ़ी बयानबाजी भी हुई, लेकिन इसकी जो थीम थी 2047 तक विकसित भारत बनने की, तो पहले इकॉनमी के लिहाज से बताइए कि ये कितनी बड़ी बैठक थी, क्या कुछ उससे निकल के आया और साथ ही पॉलिटिकली भी क्या कुछ वहां पर ड्रामा हुआ, ये भी बताइए। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट बैठक थी वो इस लिहाज से क्योंकि
ये पहली बैठक थी मोदी गवर्नमेंट 3.0 में गवर्निंग काउंसिल की, और ये 9वीं बैठक थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे थे। लेकिन राजनीति शुरुआत से ही इस पर होने लगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार कर दिया। उनके तमाम जो चीफ मिनिस्टर थे वो इस बैठक में शामिल होने नहीं आए। ममता बनर्जी जरूर आई इस बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन कुछ देर के बाद वो निकल गई। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि उनको बोलने नहीं दिया गया, उनकी माइक बंद कर दी गई। हालांकि उसके बाद सरकार की तरफ से सफाई भी दी गई, जिसमें ये कहा गया कि जो तय समय था उतना वक्त उनको दिया गया। हालांकि उनको पहले वक्त दिया गया क्योंकि उनको बाहर जाना था, उनके कुछ प्रायर कमिटमेंट्स थे। तो जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी चली, पॉलिटिकल फ्लैग फेस्ट हमको देखने को मिला। लेकिन जहां तक इस बैठक के एजेंडे का सवाल है वो काफी इम्पोर्टेंट है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को हासिल करना चाहती है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बैठक हुई। उस बैठक के जो आप एजेंडे पर नजर डालें तो इसमें तमाम ऐसे मसले थे जिस पर चर्चा हुई, जिसमें साइबर सिक्योरिटी का मसला था, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, स्कूलिंग, लैंड रिफॉर्म्स, ये मेन टॉपिक थे जिसके तहत ये बैठकें चली, जिसमें राज्यों की तरफ से भी प्रेजेंटेशन दिए गए, नीति आयोग की तरफ से प्रेजेंटेशन दिए गए। राज्यों की भूमिका कितनी अहम हो जा रही है 2047 तक विकसित भारत के सपने को हासिल करने की दिशा में, इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये पूरी की पूरी बैठक की जो रूपरेखा है वो तैयार की गई। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि सरकार 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी टारगेट हासिल करना चाहती है। लिहाजा ये तमाम चर्चाएं जो हैं उसी के आसपास घूमती दिखी। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान जो अपने रिमार्क्स रखे उसमें इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा कि टेक्नोलॉजी की भूमिका काफी अहम होगी। जियो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है उसमें हमको काफी अपॉर्चुनिटीज मिली है, अगर चुनौतियां हैं उसके बावजूद भी। लिहाजा इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना होगा केंद्र सरकार को और राज्यों को। और मकसद ये है कि 2047 तक भारत अगर विकसित बनना चाहता है तो उसका जो विजन डॉक्यूमेंट है उसी के दृष्टिकोण से दोनों ही यानी केंद्र सरकार को और राज्यों को आगे बढ़ना होगा। ओके, शुक्रिया प्रकाश पूरी डिटेल्स बताने के लिए। हालांकि भले ही पॉलिटिकली गहमा गहमी रही हो, बयानबाजी भी हुई हो, वो तो चलता रहेगा, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो ये बैठक काफ़ी अहम थी। इसमें एक विजन था कि आगे क्या करना है, कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म वाले मुद्दे थे जिसमें इसमें चर्चा हुई। कई सारे ऐसे मुद्दे थे रिफॉर्म से रिलेटेड जिस पर चर्चा हुई, और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने का टारगेट यहाँ पर तय किया गया है। तो ये कुछ अहम बातें थी जो आपके लिए प्रकाश ने रखा कि नीति आयोग की बैठक में क्या कुछ चर्चा का मुख्य बिंदु था, क्या कुछ विषय था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी खबर पर एक और अपडेट आप दे दें कि नीति आयोग की बैठक खत्म होने से पहले ही ममता बनर्जी बैठक से निकल गई। ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया कि बैठक के दौरान उनका माइक बंद कर दिया है। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। আমি বললাম why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. बंगाल का नहीं, सब regional party का insult है। ओके, तो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें कम बोलने दिया गया। हालांकि जिस तरह के एजेंडे पे यहाँ पे बातचीत हो रही थी पूरी तरह से फोकस होना चाहिए था डेवलपमेंट का, लेकिन ममता बनर्जी के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। आइए उनको भी सुन लेते हैं। But it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. And it is unfortunate because we were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition. But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she's reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she's going to continue speaking like some other chief ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did.
but she chose to use that as a excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than, again, build a narrative based on falsehood. ओके यानी सरासर उनको गलत ठहरा रही हैं वित्त मंत्री। उनका कहना है कि उन्हें पूरी तरह से बोलने दिया गया, अगर उन्हें और भी बोलना था सभी सीएम को टाइम दिया गया था, अगर टाइम के बाद भी उन्हें बोलना था तो उन्हें रिक्वेस्ट करनी थी। वो रिक्वेस्ट ना करके वो नाराज़ होकर जब उनके टाइम खत्म हो गए तो नाराज़ होकर बाहर चली गई। अगर उन्हें बोलना ही था, जैसा कह रही थी वित्त मंत्री कि कई सारे सीएम को ज़्यादा बोलना था, तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, वापस से उनको टाइम और दिया गया। लेकिन ऐसा ममता बनर्जी ने नहीं किया। जब उनकी टाइम आउट हो गए तो वो चुपचाप नाराज़ होकर बाहर निकल गई। चलिए, ये तो चलते रहेंगे बयानबाजी, लेकिन मुद्दा काफ़ी अहम था क्योंकि विकसित भारत की दिशा में ये एक बैठक था जो एक विजन डॉक्यूमेंट यहाँ पर पेश किया गया है। चलिए, लेकिन एक अहम अपडेट आपको दे दे कि हाल में अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका ने जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में यशस्वी सरपंच सम्मान समारोह का सफल आयोजन किया, जिसमें राज्य के 20 सर्वश्रेष्ठ सरपंचों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। अपनी ग्राम पंचायतों को अलग पहचान देने और बेहतरीन कार्य करने पर राज्य के 20 सरपंचों को चयनित किया गया और मुख्यमंत्री द्वारा उनको उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह का उद्देश्य गांव में विकास को बढ़ावा देना और सरपंचों के नवाचारों को प्रोत्साहन देना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो बेनेट यूनिवर्सिटी के हाल में शुरू हुए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीवी एंड डिजिटल जर्नलिज्म आपके लिए सुनहरा अवसर दे रहा है, जहां इस कोर्स के जरिए आपको देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान टाइम्स ग्रुप में नौकरी के साथ गारंटीड इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। इस कोर्स के लिए 30 सीटें उपलब्ध हैं। इस मौके का फायदा उठाएं और एक शानदार करियर के लिए खुद को तैयार करें। तो स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।